बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर साइंस के ग्रेड 12 का लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें वीक 2 का लेक्चर आज पढ़ेंगे। हमारे पास आज के लेक्चर में मौजूद है ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस। ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, जिसमें सबसे पहले है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे कि किस तरह कोई प्रोसेस मैनेज हो रहा है इफ़िशिएंटली। ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम प्रोसेसेस को इफ़िशिएंटली मैनेज कर रहा होता है। हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट में हमें यह बात मालूम होनी चाहिए सबसे पहले कि मैनेजमेंट क्या है। अगर हमारे पास किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए तो उसकी कारकर्दगी बेहतर रहती है, और अगर हम अच्छी तरह उसे मैनेज नहीं कर सकते, एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर सकते या नहीं कर रहे, तो उसकी कारकर्दगी भी अच्छी नहीं होगी। हमारे पास सबसे पहले है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में हमें पता होना चाहिए प्रोसेस किसे कहते हैं। कोई भी प्रोग्राम या उसका फाइल या उसकी कोई इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूशन में हो, हम उसे प्रोसेस कहते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस कंप्यूटर में चल रहे होते हैं। अगर हम देखना चाहते हैं कि प्रोसेसेस कौन कौन से चल रहे हैं, तो हम टास्क बार पे, जो कि बॉटम में होता है, एक हॉरिजॉन्टल बार, विंडोज़ डेस्कटॉप के बॉटम में जो बार होता है उसे टास्क बार कहते हैं। अगर हम उस पर राइट क्लिक करें और वहाँ पे टास्क मैनेजर, स्टार्ट टास्क मैनेजर में जाएं, तो हमारे पास एक विंडो अपीयर होगी जिसमें डिफरेंट टैब्स होंगे। एप्लीकेशन टैब सबसे पहले होगा, उसके बाद प्रोसेसेस का टैब होगा। अगर हम प्रोसेसेस के टैब पे क्लिक करेंगे तो हमें व्यू हो जाएंगे जितने प्रोसेसेस चल रहे होंगे। अब ये तमाम प्रोसेसेस कैसे मैनेज हो रहे हैं, मेन मेमोरी से कैसे सीपीयू के पास आते हैं, सीपीयू कैसे इसको टाइम देता है, ये तमाम अलाटमेंट, ये तमाम एलोकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी एलोकेशन और इन तमाम प्रोसेस को रन इफ़िशिएंटली कर रहा होता है। अगर हम देखें ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इसे बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रहा हो तो कारकर्दगी बेहतर रहेगी, और अगर अच्छी तरीके से मैनेज ना कर रहा हो तो हमारे पास सीपीयू टाइम ज़ाया हो रहा होगा। इसके अलावा जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो ज़ाया हो रही होंगी। इसको समझने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है। हमारे पास इस एग्जाम्पल में, प्रोसेस मैनेजमेंट की इस एग्जाम्पल में हमारे पास, हमने सपोज किया कि हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, ए, बी और सी, जो कि रेडी हैं एग्जीक्यूशन के लिए। हम कहते हैं कि प्रोसेस ए का जो सीपीयू साइकिल टाइम है वो 5 मिली सेकेंड है, इसी तरह प्रोसेस बी के लिए 2 मिली सेकेंड और प्रोसेस सी के लिए 1 मिली सेकेंड। इसमें हमारे पास डिफरेंट केसेस हो सकते हैं कि किस तरह हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को अलाट करे। सबसे पहले ए को अलाट करे, या बी को, या सी को, या इसी तरह बी सी ए, या इसी तरह सी बी ए, सी ए बी। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं हमारे पास कि कैसे वो एग्जीक्यूशन में जाएं, कैसे सीपीयू के पास जाएं। ऑपरेटिंग सिस्टम इनको मैनेज करता है डिफरेंट तरीके से, लेकिन सबसे एफिशिएंट तरीका देखने के लिए, मालूम करने के लिए हमने 2 केसेस लिए हैं, जिसमें सबसे पहला है केस 1, जिसमें तीनों प्रोसेस रेडी हैं एग्जीक्यूशन के लिए, और उनकी तरतीब है सबसे पहले ए जाएगा, उसके बाद बी और उसके बाद सी। अगर हम इनका टोटल एवरेज टाइम कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास पहले का अगर 5 मिली सेकेंड है तो दूसरों को कंप्लीट करने के बाद टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 7। इसी तरह तीसरे यानी सी को कंप्लीट करने के बाद टोटल टाइम हो जाएगा 8 मिली सेकेंड। सो इसीलिए हमने 5 + 7 + 8 को डिवाइड कर दिया टोटल पे 3, जिससे हमारे पास 6.67 मिली सेकेंड टोटल टाइम आया एवरेज। केस 2 में अगर हम देखें तीनों प्रोसेसेस को, अगर हम एग्जीक्यूशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भेजता है बी को पहले, सी को फिर उसके बाद और ए को आखिर में, तो हमारे पास बी का जो टाइम है वो है 2 मिली सेकेंड। 2 मिली सेकेंड करने के बाद सी का टाइम 1 मिली सेकेंड है, सो 2 + 1 3, और फिर उसके बाद जो हमारे पास ए का टाइम है वो 5 मिली सेकेंड है, जिसमें हमारे पास 5 + 3 हो जाएंगे, तो हमारे पास टोटल 8 आ जाता है।
इन तीनों को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो 4.33 मिली सेकेंड आता है। इन दोनों केसेस में अगर हम टाइम देखें जो कि हमारे पास टोटल एग्जीक्यूशन टाइम होगा दोनों केसेस में, एक में 6.67 मिली सेकेंड आ रहा है, दूसरे में 4.33 मिली सेकेंड आ रहा है। तो हमारे पास सबसे कम टाइम जो सीपीयू इन तीनों प्रोसेस को कंप्लीट करने में, प्रोसेस करने में, एग्जीक्यूट करने में लगाएगा वो सेकंड केस है। यानी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम केस 2 की तरतीब से बी को पहले, फिर उसके बाद सी को, फिर उसके बाद ए को एग्जीक्यूशन के लिए भेजे तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली मैनेज होगा। इसी तरह हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम अपना रोल अदा करता है और एफिशिएंटली मैनेज कर रहा होता है तमाम प्रोसेसेस को और सीपीयू की अलोकेशन करवा रहा होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में वो हिस्सा है जो कंट्रोल करता है और मैनेज करता है तमाम ऑपरेशन ऑफ मेन मेमोरी ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत सारे हैं। इसके दौरान मेन मेमोरी यानी रैम को कैसे मैनेज करना है, ये मेमोरी मैनेजमेंट कहलाता है। ऐसे मैनेज किया जाए इसमें जो स्पेस बाकी बच रही है वो इफिशिएंटली यूज हो। इस मेमोरी मैनेजमेंट को समझने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है। मेमोरी मैनेजमेंट की इस एग्जाम्पल को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये जो मौजूद फिगर है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ हमारे पास मेन मेमोरी है जिसको हम रैम कह सकते हैं, और दूसरी साइड पे सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमारे पास राइट साइड पे सेकेंडरी स्टोरेज है। हमारे पास चूँकि ऑपरेटिंग सिस्टम जब स्टार्ट हुआ होता है और चल रहा होता है, रन हो रहा होता है, तो वो मेन मेमोरी में भी पड़ा होता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी के कुछ मेमोरी को ऑक्युपाई किए हुए सबसे ऊपर पोर्शन पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेमोरी ऑक्युपाई किए हुए मेन मेमोरी में मौजूद है और इससे नीचे कुछ यूज़र स्पेस है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ प्रोसेसेस लोड होते हैं और हमारे पास वहाँ से स्वैप आउट होते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क में, चूँकि हम जब भी कोई चीज़ इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो हमारे पास हार्ड डिस्क में सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ी होती है। हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज कोई भी हो सकती है। वैसे नॉर्मली हमारे पास हार्ड डिस्क की लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स में मौजूद होती है। हम देखते हैं कि प्रोसेस 1 को स्वैप आउट किया गया है, कहाँ से? रैम से, और प्रोसेस 2 को स्वैप इन किया गया है। यानी हमारे पास प्रोसेस 1 को स्वैप आउट करके हार्ड डिस्क में वापस भेज दिया गया और प्रोसेस 2 जिसकी ज़रूरत पड़ रही है रैम में, वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है। याद रखें हमारे पास इस तरह बहुत सारे प्रोसेसेस मेमोरी में लोड हो रहे होते हैं और चूंकि जितनी बड़ी आपके पास मेमोरी होगी मेन मेमोरी, उतने ही ज़्यादा आपके पास प्रोसेसेस, प्रोग्राम्स लोड हो रहे होते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हम इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स ओपन कर लेते हैं जो कि लोड हो चुके होते हैं मेन मेमोरी में, कि जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम पर लोड आ जाता है और कुछ प्रोग्राम हमारे पास बहुत स्लो चलते हैं। उसकी वजह ये होती है कि मेन मेमोरी हमारे पास फुली लोडेड हुई होती है और मज़ीद जगह नहीं होती। इसीलिए हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इस पूरी मेमोरी को मेन मेमोरी को अच्छी तरह मैनेज करे, एफिशिएंटली मैनेज करे, तो हमारे पास मेमोरी ज़्यादा रहेगी, किसी वक्त भी कोई प्रोग्राम लोड किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास फाइल मैनेजमेंट आता है। फाइल मैनेजमेंट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा है जिसमें बहुत सारे फाइल और फोल्डर्स जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस
हार्ड डिस्क, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, बहुत सारे हमारे पास जितने भी सेकेंड स्टोरेज डिवाइसेस हैं, उसमें जितने भी हमारे पास फाइल्स और फोल्डर्स हैं उनको मैनेज करता है। हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं फाइल्स पर। कभी हम फाइल क्रिएट करते हैं, कभी हम उसको कॉपी करते हैं, कभी हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, कभी हम उसे डिलीट करते हैं, कभी हम उसका नेम चेंज करते हैं, सर्च करते हैं। बहुत सारे हम फाइल्स फोल्डर्स पे ऑपरेशंस करते हैं। लेट्स सपोज, मैं एक मिसाल के तौर पे यहाँ पे कहता हूँ कि हम एक फ़ाइल को सर्च करते हैं और उस फाइल का नाम है new1। अगर हम new1 को सर्च करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की किसी ड्राइव में या यूएसबी में, तो वो सर्चिंग मैकेनिज्म इतना एफिशिएंटली चलता है कि हमारे पास जल्द से जल्द new1 के नाम से जितने फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब इसके बैकग्राउंड पे फाइल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा काम कर रहा होता है जो एफिशिएंटली मैनेज कर रहा होता है। इसी तरह हमारे पास हम किसी चीज़ को डिलीट करते हैं तो वह डिलीट हो जाती है। कोई चीज़ हम कॉपी करते हैं तो उसकी एक ही कॉपी बनती है। जब हम पेस्ट करते हैं उसे तो उसकी एक ही कॉपी पेस्ट होती है। ये फाइल मैनेजमेंट ही है जो इसको इतने अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है कि हमारे पास अगर हम एक फाइल को, एक फोल्डर को कॉपी करते हैं, उसको किसी दूसरी जगह पर पेस्ट करते हैं तो एक ही कॉपी बाय डिफ़ॉल्ट बनती है। लेकिन हम दूसरी दफ़ा पेस्ट करते हैं तो दूसरी कॉपी बन जाती है। ऐसा कभी नहीं होता कि हम एक दफ़ा कॉपी को, किसी फाइल को कॉपी पेस्ट करें, वो पेस्ट हो जाए, उसकी एक की बजाय 10 कॉपियाँ बन जाए। नहीं, क्यों? क्योंकि फाइल मैनेजमेंट जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है वो बहुत इफ़िशिएंटली काम कर रहा है और मैनेज कर रहा है इन तमाम ऑपरेशंस को, और यूज़र्स को बड़ी आसानी से ये तमाम जितने भी हमारे पास मौजूद हैं फंक्शंस, जिसमें हमारे पास फाइल मैनेजमेंट, इसी तरह हमने पीछे प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ा, इन तमाम मूल को परफॉर्म करता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। डियर स्टूडेंट्स, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा काम कर रहा होता है जो कि कंट्रोल करता है तमाम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को। कोई प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में, उसमें इनपुट आउटपुट के जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उसको मैनेज एफिशिएंटली ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। हमारे पास, याद रखें, इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है। इसी तरह आउटपुट में हमारे पास स्क्रीन है, मॉनिटर, एलसीडी, स्पीकर है, प्रिंटर है। ये तमाम अपने ऑपरेशंस कर रहे होते हैं। इन ऑपरेशंस को एफिशिएंटली मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल हम पढ़ते हैं जिसमें हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 3 प्रोग्राम हैं, ए, बी और सी। अब तीनों जो यूज़र्स हैं या तीनों जो प्रोग्राम्स हैं वो हमारे पास प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं। एक ही प्रिंटर है जो कि शेयर हुआ हुआ है। अब तीनों ने प्रिंट दे दिया। लेट्स सपोज वो एक ही वक्त पे दिया, लेकिन तीनों ने प्रिंट की कमांड दी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का इनपुट मैनेजमेंट का वो हिस्सा जो ये फंक्शन परफॉर्म करता है मैनेजमेंट की, वो डिसाइड करता है कि किस यूज़र या किस प्रोग्राम को पहले प्रिंट किया जाए और किसको बाद में। जैसे हमने पीछे पढ़ा प्रोसेस मैनेजमेंट में कि हमारे पास ए, बी, सी 3 प्रोसेसेस थे, किसको सीपीयू पहले मिले, किसको बाद में और किसको तीसरे बारी पर। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हमारे पास केसेस बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एफिशिएंटली वो पहले से कैलकुलेट किए बैठा होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम
उसी के मुताबिक उसकी मैनेजमेंट कर देता है। इस एफिशिएंटली मैनेजमेंट से यूज़र को फ़ायदा पहुंचता है और यूज़र का, प्रोग्राम का, सीपीयू का, डिफरेंट रिसोर्सेज का, कंप्यूटर का टाइम बचता है और कारकर्दगी भी बेहतर रहती है। ये हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस थे कि जिसमें हमने अभी तक इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट तक पढ़ा, जिसमें हमारे पास फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मज़ीद ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं, उसमें हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन सिस्टम और कमांड इंटरप्रेटर। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा है जो कि मैनेज कर रहा होता है आपके सेकेंडरी स्टोरेज में फ्री स्पेस को और वो तमाम प्रोग्राम, वो फाइल्स जो कि यूज़र स्टोर कर रहा होता है, कैसे उसको स्टोर करता है, कैसे फ्री स्पेस लगाता है। ये सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट का काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये तमाम काम परफॉर्म कर रहा होता है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट के ज़रिए। हमारे पास अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसको हम स्टोर करना चाहते हैं हार्ड डिस्क में, क्योंकि हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क है। हम जैसे उसको सेव करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री स्पेस देखता है हार्ड डिस्क, और जैसे उसे फ्री स्पेस मिलती है किसी एड्रेस पे, याद रखें हमारे पास पूरे की पूरी सेकेंडरी स्टोरेज और जितनी भी मेमोरी है हमारे पास, हर एक लोकेशन का एक एड्रेस होता है। उस लोकेशन पे कोई डेटा, फाइल, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम सेव किया जाता है। अगर हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं जो कि बैकिंग स्टोरेज हैं, वो परमानेंट डिवाइसेज हैं जिसमें सेव हो जाता है, और अगर मेन मेमोरी है तो हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी है जिससे बाद में डेटा उड़ जाता है। हमारे पास अगर तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है फ्री स्पेस मौजूद है हार्ड डिस्क में तो उसको साइन कर देता है कोई ख़ास एड्रेस और उस पर उसे सेव कर देता है। लेकिन अगर स्पेस मौजूद नहीं है तो स्पेस मौजूद ना होने की सूरत में ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक मैसेज दे देता है, प्रॉम्प्ट कर देता है कि आपके पास स्पेस आपकी सेकेंडरी स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क में मौजूद नहीं है और आप कुछ एम्प्टी करें स्पेस, किसी फाइल, किसी प्रोग्राम, किसी ऐप को डिलीट करें। ये मैसेजेस हम आजकल अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स पे यानी मोबाइल फ़ोन्स पे भी देखते हैं। इसी तरह हमारे पास हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर्स पे भी ये मैसेजेस आते रहते हैं जब हमारे पास ज़्यादा स्पेस ना हो किसी चीज़ को सेव करने की। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि सेकेंडरी स्टोरेज को इतनी एफिशिएंटली मैनेज कर रहा होता है कि इसमें मौजूद जितनी भी स्पेस है वो अच्छी तरह यूज़र यूज़ कर सके। इसके बाद हमारे पास आता है नेटवर्क मैनेजमेंट। याद रखें नेटवर्क क्या है? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स हैं that can share resources. Resources can be hardware, software, प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर, और हो सकता है हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर हों जो कि शेयर हो रहे हैं। इन तमाम ग्रुप ऑफ यूज़र्स में, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स में अगर हम इन तमाम चीज़ों को एफिशिएंटली मैनेज करते हैं कि हर एक को उसकी टर्न पे, बारी पे उसकी चीज़, उसकी रिसोर्स मिले और कोई कन्फ्लिक्ट ना आए और स्मूथली काम चले, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मली घर में होते हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं, एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक मल्टी यूज़र। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक से ज़्यादा यूज़र्स को एक्सेस देता है। हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ सर्वर 2008, लाइनक्स, यूनिक्स, ये सारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, और विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 10 ये हमारे पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो जितने भी नेटवर्क में यूज़र्स हैं उसमें उसको जो रिसोर्सेज चाहिए जो कि शेयर हो रही हैं वो मैनेज करें, उनकी मॉनिटरिंग करें और टाइमली उनको प्रोवाइड की जाए।
अब वो किस तरतीब में करता है, ये नेटवर्क मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो किस तरह इसको मैनेज करे, इस एफिशिएंट तरीके से मैनेज करे कि कम वक्त में ज़्यादा काम हो सके, कारकर्दगी अच्छी रह सके। इसी तरह वो डिटेक्ट करता है कि हमारे पास इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, उन डिटेक्शन के बाद उसको फिक्स करता है। ये तमाम काम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं जो कि नेटवर्क मैनेजमेंट के हिस्से में आते हैं। इसके बाद हमारे पास है प्रोटेक्शन सिस्टम। याद रखें, अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है तो इसकी प्रोटेक्शन भी ज़्यादा ज़रूरी है। आपका डेटा, आपके प्रोग्राम, आपकी फाइल्स, पूरी की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सिक्योर करता है आपके सिस्टम में। अगर एक ही कंप्यूटर पे 2-3 यूज़र्स मुख्तलिफ वक्त में काम करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर उसको डिफरेंट प्रिविलेज, डिफरेंट राइट्स देता है ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग्स के ज़रिए कि वो हार्ड डिस्क यूज़ करे यूज़र 1 या नहीं, यूज़र 1 फेसबुक यूज़ करे या ना करे, यूज़र 1 सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कर सकता है नहीं। वो तमाम प्रिविलेज, वो राइट्स देने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ये मेक श्योर करता है कि अब यूज़र 1 को फ़लाँ राइट्स मौजूद हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ये सारी चीज़ें बनाता है जो कि प्रोवाइड की जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए किसी यूज़र को। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास अकाउंट्स भी होते हैं, पासवर्ड्स भी होते हैं। ये पासवर्ड और अकाउंट्स इस चीज़ के लिए है कि हमारा डेटा सिक्योर रहे और अनऑथोराइज एक्सेस ना हो। ये तमाम सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने देख सकते हैं यूज़र नेम पासवर्ड हम बनाए होते हैं और इनको वही यूज़र यूज़ कर सकते हैं जिनका यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। इसके बाद हमारे पास आता है कमांड इंटरप्रेटर। आपका कंप्यूटर है, उससे आपको इंटरेक्शन कैसे करनी है, एक यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान में कैसे इंटरेक्शन हो, कैसे बातचीत चले, इसके लिए हमारे पास होता है कमांड इंटरप्रेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फ़ाइल होती है जो कि एग्जीक्यूट होती है, किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करती है और वो टास्क परफॉर्म करती है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास cmd.exe एक फ़ाइल है जो कि कमांड इंटरप्रेटर का काम करती है और कमांड इंटरप्रेटर आपकी तमाम कमांड्स को एफिशिएंटली इंटरप्रेट कर रहा होता है और वो टास्क जो उस कमांड के ज़रिए होना है वो परफॉर्म करता है। यहाँ तक हमारे पास था फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी हमने फंक्शंस पढ़े